चलें जी, आगे कहता है जी आपका ऑर्डर 9 रूल 7 कहता है वेयर द कोर्ट has adjourned the hearing of ex party and defendant at or before such hearing appear and assign good cause for previous non appearance। ठीक है, अब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हुई और कोर्ट डिफेंडेंट आया और उसने एक गुड काज साइन की। ठीक है, उसने सफिशिएंट काज दी है। ठीक है कि जी मैं इस वजह से अपेयर नहीं हो सका, मुझे नोटिस वगैरह नहीं मिले। ठीक है, मुझे नोटिस वगैरह नहीं मिले तो कोर्ट उसको आप क्या करेगी, ही में he may upon such term the court direct as to cost or otherwise कोर्ट जो है कास्ट के साथ, ठीक है, टू बी हेard in answer to suit as if appeared on the day fixed for। ठीक है, तो कोर्ट जो है उसका कास्ट के साथ उसका दावा जो है वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, एक्सेप्ट करेगी और उसको कहेगी कि जी आप अपना आंसर दें, अपना डिफेंस दें। ठीक है, तो जब कोर्ट उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगी तो यही समझा जाएगा कि जैसे वो पिछली डेट पे आ गया था, उसका दावा जैसे एक्सपर्टी हुआ ही नहीं था, जैसे जैसे उनका दावा ये यहाँ पे सॉरी सर आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन सर ये यहाँ पे अडजर्न हियरिंग जो है, ये जो आपने दूसरी डेफिनेशन बताई थी, ये यहाँ पे ना मुलतवी करने के लिए यूज किया गया है अडजर्न। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर एक्स पार्टी हियरिंग कोर्ट ने मुलतवी कर दी है फॉर एग्जांपल, और उससे पहले जो है ना, मतलब यानी हियरिंग से पहले जो डिफेंडेंट है वो अपील हो जाता है और वो असाइन गुड काज बताता है कि भाई जो भी कोर्ट ने उसे कॉस्ट डायरेक्ट की थी या कोई भी अदर कंडीशन लगाई थी, तो वो उसके लिए रीजन दे देता है कि क्यों उसने उस पर अमल नहीं किया। मतलब मैं अपना बता रही हूँ, फिर आप बता दीजिए कि ठीक है ये नहीं, क्योंकि मुझे ये कंसेप्ट समझ आ रहा है। तो फिर वो जो है डिपेंडेंट को इस सूट के आंसर में वो सुनेंगे भी और ऐसे उसे प्रिसीव करेंगे जैसे कि वो अपनी पहली वाली अपीयरेंस, मतलब जैसे डे फिक्स किया गया था उस पे अपीयर हुआ हो। यहाँ पे सर अजर्न हियरिंग जो है मुलतवी के लिए यूज होगा आई थिंक। जो देखिए ये कहने चाह रहे हैं ना कि कोर्ट हैज अजर्न द हियरिंग ऑफ द सूट एक्स पार्टी, मतलब अगर एक्स पार्टी हियरिंग उसने मुलतवी फिलहाल कर दी और उस दौरान जो डिफेंडेंट आ गया, तो जी ये तरह बिल्कुल, नहीं होगा? बिल्कुल ऐसे ही है ऐसे मैडम, ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है जी, कि कोर्ट ठीक उसकी है। वो केस आगे नेक्स्ट डेट दे देगी और यही समझा जाएगा जैसे वो मुलतवी हुआ ही नहीं था। जैसे मतलब वो पहले फिक्स हमने डेज के लिए रखा था ना, उसको ऐसे ही सुना जाएगा जैसे वो उस डेट पे आया है। हाँ जी, मतलब अगर कोई एक्स पार्टी हियरिंग मुलतवी हो रही है और उस दौरान डिफेंडेंट अपीयर हो जाता है और जी बता बिल्कुल, देता है कि भी कोर्ट ने जो उसे ऑर्डर दिया था वो उसने क्यों नहीं जी किया। बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके लिए आके वो ये कह रहा है कि जी डिफेंडर ऑन बिफोर को मतलब डिफेंडर एट और बिफोर सच हेयरिंग अपेयर एंड गुड अपेयर होता है और गुड काज देता है तो कोर्ट क्या करेगी उसको एक्सपर्टी वो जो है वो डायरेक्ट करेगी कि जी आप अपना आंसर दें। ठीक है, तो कोर्ट क्या है कि यहाँ पे वो एक एप्लीकेशन देता है आपकी सेट असाइड कराने की। ये है, ठीक है, ये देखें ये है पिटीशन अंडर ऑर्डर रूल 9 आपका ऑर्डर 9 रूल 7। ठीक है, के फॉर द सेटिंग असाइड फॉर सेट असाइड द एक्स पार्टी प्रोसीडिंग। ठीक है, जो उसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हुई थी उसको सेट असाइड कराने के लिए, उसको सेट असाइड कराने के लिए अब उसके विच वर टेकन अगेंस्ट हिम ऑन डेटेड 14/2/2014। ठीक है, ये है ये, ठीक है, इसको इसको सेट असाइड कराने के लिए अब ये कब हुई थी, ये मैंने आपको इधर ही दिखाया था। ये है, यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये आपकी एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हुई है। ठीक है, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हुई है, हम इसको चैलेंज करेंगे तो हम लिखेंगे कि जी हमारा फॉर एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल
7, ठीक है, for setting aside the ex parte proceeding on dated 19 सितंबर 2017, ठीक है, हम ये लिखेंगे, ये इस ऑर्डर को हम चैलेंज कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब क्या हम सफिशिएंट कॉज देते हैं कि जी हमें नोटिस नहीं मिले थे, ठीक है, plaintiff ex parte proceeding and the process are report on the basis of process server president has not mentioned and the notice resultantly honorable court has passed the order, ठीक है, no notice even TCS was ever received by him, ये यही हमारी रीजन होती है कि जी हमें कोई नोटिस नहीं मिले, हमें कोई नोटिस नहीं मिले, दैट्स इट। ये हम लिखते हैं तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट ऑर्डर करती है आपका कास्ट के साथ, ठीक है, कोर्ट आपको कास्ट के साथ ऑर्डर कर देती है कि जी आप इनको मौका दे देती है कि जी आप अपना डिफेंस कर सकते हैं, ठीक है, आप अपना डिफेंस कर सकते हैं। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे आपने कहा कि हम ज्यादातर स्टांस लेते हैं कि समन वाज नॉट सर्व्ड, तो अगर समन सर्व्ड हो चुके हैं, जैसा कि हमें रूल 6 में बताया गया है सर नीचे, कि अगर ड्यूली सर्व्ड हो जाते हैं और फिर भी वो नहीं आता और एक्सपायरी हो जाता है, तो उसमें फिर क्या कॉजेज दिए जाते हैं कोर्ट को, क्योंकि समन तो सर्व्ड होते हैं ना प्रॉपर्ली। मैडम समन सर्व हुए, ठीक है, तो यही है ना कि आपका ये एप्लीकेशन जजमेंट 17 डिग्री शीट लीगल हेयर्स, ये आपका 6-17 कैजुअल लीव, एक्सपर्टी सेटिंग साइड एक्सपर्टी, ये आपका ऑर्डर करेगी कोर्ट, ठीक है, ये आपका ऑर्डर करेगी कोर्ट इस पे। जी मैडम मैं एक सेकेंड आप कर लेता हूँ क्वेश्चन, मुझे मैं इधर था, मुझे आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आई। अच्छा Yeah, argument here, Khurshid we initiated was instituted and the which was ex parte proceeded against ex parte after recording evidence who declared and challenged the grounds on the Malik Muhammad Yusuf, ठीक है, वेल ये आपके ऑर्डर वो सेट असाइड कर रही है कोर्ट उसकी एक्स पार्टी प्रोसीडिंग को, ठीक है, और इसमें कॉस्ट उनको कास्ट लगा देती है जी, इस कास्ट के साथ में आपका आपका दावा डिसमिस जो है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग खत्म कर रही हूँ। ये तो जी मैडम आपका क्वेश्चन ये था कि जी आपने पूछा कि जी एक दफा नोटिस सर्व हो गए, ठीक है, उसके साइन अंगूठे आ गए, प्रोसेस सर्वर की रिपोर्ट आ गई कि नोटिस सर्व हो गए, फिर भी आप वो बंदा नहीं अपेयर होता और एक्सपर्टी हो जाती है, फिर एप्लीकेशन देता है, तो फिर उस पर क्या होगा, यही मैडम क्वेश्चन है आपका। जी जी सर। ठीक है, फिर भी वही बता रहे ना कि यहाँ पे जो है कहते हैं कि जी उसने प्रोसेस सर्वर ने जो रिपोर्ट बनाई वो रिपोर्ट सही नहीं बनाई है, ठीक है, और उसकी रिपोर्ट वो फेक है, फोल्ड है, वो हम भी आके यही कहते हैं, कोर्ट में जाते हैं, हम कहते हैं कि जी ये प्रोसेस सर्वर उधर जाते नहीं है, इधर बैठ के रिपोर्ट बना रहे होते हैं, इधर ही बैठ के रिपोर्ट बना के जी हम घर गए, घर में कोई नहीं था, या उनका एड्रेस नहीं मिला, या उनके घर में से कोई फीमेल आई है, ये इधर ही बैठ के वो सर्च रिपोर्ट बना देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि जी द प्रोक्लेमेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट व्हिच वाज मेड बाय प्रोसेस सर्वर, ये तमील कुनंदा जो कोर्ट के ऑफिसर होते हैं, ठीक है, दैट ही फुल पर्टिकुलर अबाउट द रेजिडेंस ऑफ पिटिशनर हैज नॉट बीन मेंशन इन द समन थस फेल टू सर्व नोटिस, कि जी आपका वो जैसे मैंने पीछे भी एक आपको जजमेंट पढ़ाई थी कि जी वो प्रोसेस सर्वर लिखता है कि जी मुझे घर का सही एड्रेस नहीं मिला, तो प्लेंटिव को कहें कि वो घर की निशानदेही करे, घर की निशानदेही करे। अब
पीछे भी मैंने आपको ये दिखाया था, घर की निशानदेही करे तो उसमें ये कह रहा है कि जी निशानदेही के लिए कोर्ट फिर आगे अफिक्सेशन का कह देती है। वो सिंपली कहता है कि जी हमें नोटिस नहीं मिला था, ठीक है, तो ये सेटिसाइड ना टीसीएस मिला नोटिस मिला, तो इसको सेटिसाइड। मैडम आपकी सर्विस भी हो गई है, फिर भी आप आते हैं एक्स पार्टी को सेटिसाइड करवाते हैं, तो कोर्ट कास्ट के साथ आपको कर देती है, कास्ट के साथ आपको वो कर देती है, आपका सेटिसाइड कर देती है। चले आगे जी, आपका रूल 8। रूल 8 क्या कहता है? रूल 8 ऑर्डर 9 रूल 8 ऑर्डर 9 रूल 8 कहता है कि जी आपका जहाँ पे सिर्फ डिफेंडेंट अपेयर हो, प्लेंटिफ अपेयर ही ना हो, सिर्फ डिफेंडेंट आया प्लेंटिफ अपेयर नहीं हुआ, कहते वेयर डिफेंडेंट अपेयर एंड प्लेंटिफ डज नॉट अपेयर द सूट कॉल्ड फॉर हियरिंग। अब डिफेंडेंट साहब आ जाते हैं, प्लेंटिफ नहीं आता, तो क्या करेगी कोर्ट शेल मेक एन ऑर्डर दैट सूट बी डिसमिस्ड, तो उसका सूट डिसमिस कर देगी, ठीक है, तो उसका सूट डिसमिस कर देगी, इसको भी अदम पैरवी कहते हैं, ठीक है, इसको भी सूट डिसमिस कर देगी। यहाँ पे ये जनरल रूल है, ठीक है, कि जी प्लेंटिफ आया डिफेंडेंट आया प्लेंटिफ नहीं आया, तो कोर्ट उसका दावा डिसमिस कर देगी, ये जनरल रूल है। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि जी हाँ, अगर डिफेंडेंट आके कुछ एडमिट करता है, तो जितनी हद तक उसका एडमिशन होगा उतनी हद तक वो डिक्री कर देगी, बाकी हद तक डिसमिस कर देगी, बाकी क्या तक डिसमिस कर देगी। जैसे मैडम नईमा साहबा दावा करती हैं रिकवरी का, 10 लाख की रिकवरी का दावा करती हैं मैडम नाला गिलानी पे, ठीक है, मैडम नाला गिलानी साहबा पे। अब एक डेट फिक्स होती है, डेट फिक्स है आपकी 1/1/2020, 1/1/2020 को प्लेंटिफ का वकील या प्लेंटिफ खुद नहीं आते, कोई कोर्ट में पेश नहीं होता, ठीक है, और मैडम नायला गिलानी सभा कोर्ट में आ जाती हैं। वो आके कहती हैं कि जी नहीं मैंने 10 लाख नहीं देना, ये तो सारा फ्रॉड है, इनसे मैंने 2 लाख लिया था, ठीक है, वो 2 लाख लेना है, मैंने बाकी 10 लाख तो नहीं ना लेना, ये तो सारा ऊपर उन्होंने फ्रॉड किया हुआ है, मेरा फॉल्स फ्रीविलेस क्लेम है, उनका नहीं बनता, मैंने 2 लाख देना है। तो कोर्ट क्या करेगी, 2 लाख की हद तक डिग्री पास कर देगी, बाकी हद तक डिसमिस कर देगी। ये आपका ऑर्डर 8 कहता है। अनलेस डिफेंडेंट एडमिट द क्लेम, अगर डिफेंडेंट एडमिट क्लेम करता है और पार्ट दे रहा, मतलब कंप्लीट, ये कह रहा है कि एडमिट द कंप्लेंट क्लेम, ये कंप्लीट मतलब 10 लाख है तो 10 लाख, ठीक है, या फिर और पार्ट दे रहा, या उनमें से 10 लाख में से कुछ, ठीक है, in which the court shall pass a decree against the defendant upon such terms, and where part only of the claim has been admitted shall dismiss the suit as it relates to reminder। बाकी जो है डिसमिस कर देगी। अब वो 2 लाख मानती हैं तो 2 लाख की हद तक डिग्री कर देगी, बाकी डिसमिस कर देगी, बाकी डिसमिस कर देगी, ठीक हो गया। आ गया जी आपका ऑर्डर 9। ऑर्डर 9, अब जो पीछे हमने पढ़ा है 9/3 9/2 9/3 9/5, इसमें आपका दावा डिसमिस होता है, आप फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं। आगे आ जाता है 9/8, 9/8 में दावा डिसमिस होता है, फ्रेश सूट नहीं कर सकते, फ्रेश सूट आपका बार है, फ्रेश सूट बार है। कहता है कि वेयर द सूट where a suit is wholly or partially dismissed under rule 8, जो पीछे हमने पढ़ा है, जितनी वो प्लेंटिफ नहीं आता, ठीक है, पार्टली और होली डिसमिस्ड अंडर रूल 8।
अंडर रूल 8। ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट करेगी प्लेंटिफ शैल प्रिक्लूडेड फ्रॉम फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम काज ऑफ एक्शन। तो प्लेंटिव क्या है, प्लेंटिव जो है वो प्लेंटिव शैल प्रिक्लूडेड फ्रॉम फ्रेश सूट ऑन सेम काज ऑफ एक्शन। सेम काज ऑफ एक्शन पे वो फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकता, बट ही मे अप्लाई फॉर सेटिंग aside the order, he may apply for setting aside the order, he satisfied the court that there was sufficient grounds for non appearance। वो sufficient ground देगी कि वो इस वजह से मैडम नईमा साहब बताएंगे कि जी मैं तो बीमार थी, मैं तो कोविड की वजह से मतलब बेड रिडन थी, ठीक है, मैं तो मतलब नहीं आ सकती, मैं कोमा की हालत में थी, या कोर्ट्स बंद थी, या कोई और कोई सफिशिएंट काज देंगी, तो कोर्ट उनका वो जो ऑर्डर है डिसमिसल का वो खत्म कर देंगी। डिसमिसल क्या कि जैसे 10 लाख का दावा किया था, 2 लाख उन्होंने मान लिया, मैडम नैला गिलानी साहब मतलब डिफेंडर ने 2 लाख मान लिया, 2 लाख के हद तक डिग्री होगा, बाकी वो दावा नया दावा दायर नहीं कर सकती, उसको सेट असाइड करा सकती हैं। अब जब दावा वो उनका ऑर्डर सेट असाइड होगा, तो वो भी आपका जो इश्यूज फ्रेम होंगे वो आपके 8 मतलब लाख तक, 8 लाख, दो डिस्प्यूटेड अमाउंट, ठीक है, जो जहाँ पे आपका वेरिएंस होता है, ठीक है, जो आपका ऑर्डर 9 रूल 3 बताता है कि जितनी आपका वेरिएंस है, जितनी आपका मतलब एक पार्टी एलाइज करती है, दूसरी डिनाई करती है, तो जितनी हद तक डिनाइल होगा उतनी हद तक आप कोर्ट उस पर एविडेंस लेगी, इश्यूज फ्रेम करेगी। ऑर्डर 14 रूल 3, ठीक हो गया। आगे कहता है व्हेन द सूट वाज कॉल्ड ऑन हियरिंग द कोर्ट शैल मेक ऑर्डर फॉर सेटिंग असाइड द ऑर्डर। शैल का वर्ड है कि जहाँ पे सफिशिएंट काज आएगी वहां पे कोर्ट शैल का वर्ड है कि वो लाजमी सेट असाइड करेगी, कोर्ट लाजमी सेट असाइड करेगी, ठीक है। अगर सफिशिएंट काज आ जाती है कोर्ट उसका ऑर्डर सेट असाइड करेगी एज टू टर्म्स कास्ट, कि कोर्ट कास्ट के साथ करेगी, और अदरवाइज कोर्ट की मर्जी है। हमेशा आप जब भी देखते हैं कि एक्स पार्टी जब प्रोसीडिंग सेट असाइड होती है तो कोर्ट 500, 1000, 2000, 1500, इवन के 5000 तक भी कास्ट लगा देती है कि जी कास्ट पे करें, ठीक है। हम भी आप कोर्ट को जाके कहते हैं कि जी सेटा सेट होना है, चलें जी इनको कास्ट के साथ मौका दे दें, ठीक है। आपका जो एक अच्छा वकील होता है वो हमेशा प्रेफर करता है कि जी आपका केस जो है वो मेरिट पे डिसाइड हो, ना कि आपका टेक्निकलिटीज पे डिसमिस हो, मैं डिसाइड हो। जी मैडम। सर ये जो कॉस्ट्स होती हैं जो पे की जाती हैं, ये जो सेकंड पार्टी होती है उसको दी जाती है ना, कोर्ट खुद तो नहीं रखते? नहीं, दूसरी पार्टी की होती है मैडम, दूसरी ओके। पार्टी की होती है, ठीक है। ये कल मैंने एक दिया था, वो एलडीए का केस था, मैं प्लेंटिव साइड से था, उनका राइट स्टक ऑफ हुआ, उन्होंने कंटेम्प्ट उन्होंने रवियन फाइल की, उसका राइट स्टक ऑफ होने का, एविडेंस के राइट स्टक ऑफ होने पे फिर उन्होंने रवियन फाइल की, रवियन भी उनकी एकदम पैरवी खारिज हो गई थी, फिर उनको रिस्टोर कराया, फिर कंटेस्ट चल रही थी, तो वो मैंने काफ़ी सारा पढ़ा था कि वो कोर्ट मौका दे देती हैं, मतलब मेरिट्स पे डिसाइड करते हैं, अपेक्स कोर्ट भी यही कहती है। तो फिर मैंने जाकर स्टेटमेंट दी थी कि जी उनको कास्ट के साथ आप कर दें तो हमें कोई इशू नहीं है, तो फिर कोर्ट ने उनको 10,000 कास्ट लगाई है एलडीए को, ठीक है। कोर्ट कह रही थी कि जी मैं 5-7 हज़ार लगा दूं, तो मैंने कहा कि जो एलडीए बहुत बड़ा इदारा है, उससे तो आप 20-25 हज़ार भी ले सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा चलें, जज साहब ने कहा कि जी मैं अच्छे कास्ट करूंगा, उनको 10,000 तक कर दूंगा, पहले बता दिया था मुझे, फिर 10,000 उन्होंने कर दिया, ठीक है। तो ये कास्ट आपकी, वो जज साहब के भी रिमार्क्स थे, वो जज साहब कह रहे थे कि ये कास्ट क्या होती है, ये कास्ट होती है कि जितनी ये देर इस मतलब पार्टी ने, दूसरी पार्टी ने सफर किया है, ठीक है, उसकी कास्ट होती है,
जो पार्टी सफर करती है कि उसका एक टाइम तय हुआ, एक उसका वो उन्होंने जब रवियन आई तो डेफिनेटली रवियन के लिए भी उन्होंने वकील एंगेज किया, तो ये उस चीज की उनको मतलब कंपेंसेशन होती है। ठीक हो गया। आगे कहता है नो अच्छा ऑर्डर। सर एक क्वेश्चन है मेरा एक्स पार्टी से रिलेटेड है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि एक्स पार्टी अगर प्रोसीडिंग हो जाती है, जैसे रिटन स्टेटमेंट का राइट स्टक ऑफ रिस्टोर करवाते हैं, तो सर अगर उस दौरान हमें बाद में पता लगता है कि एक्सपार्टी हुआ है रिटन स्टेटमेंट पे ही, और उस दौरान जो है वो प्लेंटिफ की एविडेंस भी हो चुकी है, ठीक है, तो फिर हम जब एप्लीकेशन देते हैं तो क्या जो है वो प्रोसीडिंग फिर एविडेंस से ही स्टार्ट करेगी या वो डिफेंडेंट को कहेगी कि आप अपना जवाब दावा दें, क्योंकि एविडेंस प्लेंटिफ की तो हो चुकी है। मैडम वही कि अगर उनकी एविडेंस हो चुकी है तो उसको कंप्लीट राइट देगी, मतलब उनको कहेगी जी आप जवाब दवा दें, और उसके अलावा कोर्ट इशू फ्रेम करेगी और उसकी एविडेंस ली जाएगी। ठीक है, या फिर कोर्ट उसको कहेगी कि जी आप जो है एविडेंस दे दें। ठीक है, कोर्ट कहेगी कि जी आप एविडेंस दे दें, लेकिन ऐसा नहीं करेगी। कोर्ट देखेगी कि उनसे मांगेगी जी आप अपना जवाब दें। जब वो जवाब देंगे तो कोर्ट को पता चलेगा कि जी रियल क्वेश्चन क्या है, कि हमने क्वेश्चन को डिटरमाइन कौन सा क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो वो कैसे पता चलता है, वो जवाब से पता चलता है कि जी ये उसका दावा था, उसने कहा कि जी मैंने सूट लिया है, मैंने प्रॉपर्टी ली है, मैंने इतनी की ली है, मैंने ये एग्रीमेंट टू सेल है, उसके साइन है, इसके अंगूठे हैं। तो वो आगे डिफेंडेंट बताएगा अपने जवाब में कि जी क्या एग्रीमेंट हुआ था या नहीं हुआ था, या 50 लाख का हुआ था या कम हुआ था, क्या इतनी अमाउंट पे की गई थी या नहीं की गई थी, वो सारा कुछ बताएगा। जहां जहां वो एडमिशन आएगा, मतलब उसको चीज एडमिट कर लेगा तो ठीक है, वरना जहां पे भी वो कहेगा कि जी ये चीज नहीं है तो कोर्ट उस पर इश्यूज फ्रेम कर लेगी। ठीक है, वो कोर्ट इस पे इशू फ्रेम कर लेगी। मैंने लेक्चर सुना था ये मुश्ताक मौल साहब का, तो वो कह रहे थे कि जी अगर प्लेंटिफ कह दे ना कि जी अल्लाह एक है, तो डिफेंडेंट क्या कहता है, डिफेंडेंट कहता है बावजह ला इल्मी, बावजह ला इल्मी इनकारी है, कि क्या कि कोर्ट इस पे इशू फ्रेम कर दे, उसके बाद एविडेंस आएगी तो फिर देखी जाएगी, जो भी होगा हम एविडेंस बना लेंगे, जो भी होगा। तो ये होता है कि कोई चीज भी आप एडमिट नहीं करते, कोई भी चीज आप एडमिट नहीं करते। आपको पता होता है कि जी आपका ये उनका सूट विद इन टाइम है, तो आप कह देते हैं कि जी ये इनका टाइम विद इन सूट विद इन टाइम नहीं है। ठीक है, तो उसके क्या कि आप डिफेंस देते हैं, आप अपना केस ट्राई करते हैं कि जी हम इस पॉइंट्स पे हम इसको कोर्ट को कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है कि जवाब दवा वो लाजमी आता है कि जवाब दवे से ही आप कोर्ट को पता चलता है कि जी मैंने क्या एविडेंस देनी है, या उसने क्या उसने उनका डिफेंस क्या होना चाहिए। जवाब इश्यूज फ्रेम जो होते हैं वो आपको डिफेंडेंट को बता देते हैं कि जी आपने ये आप ग्राउंड्स पे आपने अपना डिफेंस मेक करना है। ठीक है, इसी तरह जब चार्ज फ्रेम किया जाता है तो चार्ज में भी मुलजिम को बताया जाता है कि जी ये आपके ऊपर एलिगेशंस हैं, ये इस पे आपने अपना डिफेंस देना है, इन एलिगेशंस को डिस्प्रूव करना है। ठीक है, ओके सर, ठीक है। चलें जी आगे जी आपका आगे कहता है नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस रूल अनलेस नोटिस एप्लीकेशन हैज बीन सर्व्ड ऑन अपोजिट पार्टी। ठीक है, कि जब आपका सेट असाइड की एप्लीकेशन देता है तो आपका आपका कोर्ट जो है दूसरी अपोजिट पार्टी को नोटिस करेगी कि जी आप ये जवाब है, आपके खिलाफ ये एप्लीकेशन आई है, तो आप इसका जवाब दें, आप इसका जवाब दें। जैसे एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, मैडम नाला गिलानी साहबा पेश हुई, और मतलब डिफेंडेंट पेश हुआ, प्लेंटिफ नहीं पेश हुआ। ठीक है, आप कोर्ट उनका दावा डिसमिस हो गया, तो फिर आपका दोबारा उसी दावे को बहाल कराने के लिए आप एप्लीकेशन देते हैं। एप्लीकेशन देंगे तो फिर दोबारा आप डिफेंडेंट को दूसरी पार्टी को
नोटिस किया जाएगा। ठीक है, मतलब प्लेंटिफ आ जाता है अपना ऑर्डर 8 9 रूल 8 के तहत उनका जो दावा डिसमिस हुआ है उसको उसके लिए एप्लीकेशन के लिए आ जाती है कि जी उसको बहाल किया जाए। तो फिर आपका इसको डिफेंडेंट को नोटिस किया जाएगा कि जी आपके खिलाफ ये एप्लीकेशन आ गई है, आप आके इसको कंटेस्ट करें। आगे कहता है कि जी सर एक लिमिटेशन। चीज यहाँ पे बता दें मुझे। जी मैडम। सर ये यहाँ पे ये बात हो रही है ना कि जो भी कोई ऑर्डर भी जो है अंडर रूल 9 के तहत नहीं किया जाएगा जब तक कि डिफेंडेंट को नोटिस नहीं जारी किया जाएगा एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन सर प्लेंटिफ की तरफ से होगी ना, यानी कि वो जिसकी सफिशिएंट तरफ से काज भी हो देना मैडम, होगा। जिसकी तरफ से भी हो, दोनों को सी को भी जो है वो कर सकती है पार्टी। अपोजिट की पार्टी की बात की है कि कोई सर यहाँ पार्टी, पे कोई दूसरी लेकिन सर पार्टी भी हो ऊपर इसका सकती है। जो वो है जो इसका सेक्शन का जो लिखा हुआ है ना मेन पॉइंट, वो तो ये है ना कि डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट बार फ्रेश सूट। सर अच्छा मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो एप्लीकेशन है वो सफिशिएंट कास्ट की मतलब ऑपोजिट पार्टी को बताई जाएगी ना, कि इसलिए मतलब ऑर्डर नया किया जा रहा है, यानी कि मतलब उसे सफिशिएंट कास्ट उसने प्रोवाइड की है हाँ कि कोर्ट जी, को, तो उस हाँ चीज जी, की बताई जाएगी। आप आए इसको कंटेस्ट कर सकते हैं। तो ये ठीक है। मतलब एप्लीकेशन ऑफ सफिशिएंट कास्ट हैज बीन सर्व्ड ऑन नहीं द ऑपोजिट पार्टी। नहीं एप्लीकेशन किस चीज की दी जाएगी सर, ये चीज मुझे मैडम, क्लियर नहीं नहीं हो रही। एप्लीकेशन नहीं है, उसको नोटिस किया जाएगा। नोटिस दिया जाएगा कि जी ये एप्लीकेशन आई है, सेट असाइड की फिर वही ना एप्लीकेशन आई नोटिस, है। हाँ मतलब नोटिस दिया जाएगा एप्लीकेशन का, लेकिन उस एप्लीकेशन मतलब सफिशिएंट कास्ट की एप्लीकेशन वो बताएंगे कि ये सफिशिएंट कास्ट मैडम हुई है वो तो इस वजह से जो है ये वो। ये एप्लीकेशन होगी। ठीक है, ये एप्लीकेशन होगी। ये तो ऑर्डर है। तो देखिए शुरू में पहले यही है ना कि जहाँ पे अंडर रूल जो है 8 के तहत होली या पार्टली जो केस है वो डिसमिस ये होगा, मैडम ये ठीक है। एप्लीकेशन होगी ना, ये आ गई एप्लीकेशन। ठीक है, इस एप्लीकेशन का जो उसको नोटिस दिया जाएगा कि जी आपके खिलाफ ये एप्लीकेशन है, ये आप इसको कंटेस्ट करें। दूसरी पार्टी आगे के बताती है कि जी उनको पहले पता था, जो भी आपका वो दूसरी पार्टी का डिफेंस होता है वो आके वो अपना डिफेंस में करते हैं। नहीं सिर्फ मुझे ये बात क्लियर नहीं हो रही। देखिए बात ऊपर इन्होंने ये की कि भाई जो भी अंडर रूल 9 के तहत जो सूट है डिसमिस होगा होली या पार्टी, ठीक है, पहली तो बात उन्होंने ये की, ठीक है। फिर बाद में उन्होंने कहा कि एक्सेप्शन दी, एक्सेप्शन ये दी कि अगर तो प्लेंटिफ कोर्ट को सेटिस्फाई करता है कि उसकी सफिशिएंट कास्ट थी नॉन अपीयरेंस की वजह से, मतलब नॉन अपीयरेंस वो क्यों था, वो क्यों अपीयर नहीं हुआ, अगर वो सफिशिएंट कास्ट देता है तो फिर जो है वो कोर्ट को शेल मेक एन ऑर्डर, मतलब वो जो डिसमिसल उसके का वो है सेट असाइड कर देगा, ठीक है हाँ सर। हाँ फिर जी। अब दूसरी बात पे ये कह रहे हैं कि कोई ऑर्डर भी, यानी वही ना कोर्ट तब तक कोई ऑर्डर भी नहीं करेगा, ऊपर से हम अगर इसको रिलेट करें ना अंडर रूल 9 के तहत, जब तक कि जो नोटिस है एप्लीकेशन का यानी कि जो प्लेंटिफ ने दी सफिशिएंट कास्ट की ना कोर्ट को, वो ऑपोजिट पार्टी को भी नहीं बताई जाएगी, ऐसा ही है। हाँ जी, यानी ऑपोजिट पार्टी को बताया जाएगा ना कि क्यों बताया जाएगा कि जो जी नोटिस डिसमिसल ऑफ सूट है वो हाँ सेट जी, असाइड क्यों किया है, हाँ जी मतलब एप्लीकेशन। मतलब प्लेंटिफ ने सफिशिएंट कास्ट दी है। हाँ एप्लीकेशन आई है तो उसका आप आके डिफेंस कर सकते हैं। जिसे वो बस एप्लीकेशन थी कि वो किस चीज की होगी, सफिशिएंट कास्ट यानी जो कि प्लेंटिफ ने हाँ प्रोवाइड की। हाँ जी, हाँ जी, ठीक हो गया। आगे कहता है जी आपका सेक्शन ऑर्डर सेक्शन 5 अप्लाई होगा। सेक्शन 5 का जो सफिशिएंट काज है वो कहता है कि इस पे अप्लाई होगा सब रूल 1 पे, कि जी जब वो डिले के साथ आएगा तो एक एप्लीकेशन देगा सेट असाइड करने के लिए। तो वो उसका मतलब अगर डिले के साथ आता है, ठीक है, अब 30 डेज टाइम है, 30 डेज बाद आता है तो उस पर लिमिटेशन अप्लाई होगी और वो कंडोनेशन ऑफ एप्लीकेशन की एप्लीकेशन देगा, कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन देगा। आगे कहता है जी आपका प्रोसीजर इन केस नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर वन और मोर सेवरल प्लेंटिफ। ये सिंपल है कि जी अगर 10 प्लेंटिफ हैं, 5 प्लेंटिफ हैं, एक आ गया काफ़ी है। ठीक है, एक आ गया काफ़ी है। इसी तरह आपका 11 के अगर 5-7 डिफेंडेंट है, ठीक है, 5-7 डिफेंडेंट है, एक आ गया काफ़ी है, एक आ गया काफ़ी है। ठीक हो गया, ये सिंपली है।
इसमें कोई शक कोई उसमें पढ़ने वाली चीज नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको सूट दिखाऊं, ये तो एप्लीकेशन है, मैं आपको सूट दिखाऊं तो इसमें रिटन स्टेटमेंट है। चले सिंपली आगे, जहाँ पे 5 प्लेंटिफ हैं तो एक आ गया कोर्ट में तो इनफ है, सब के आने की जरूरत नहीं है। इसी तरह 5-7 डिफेंडेंट है तो एक आ गया काफी है, सारे आने की जरूरत नहीं है। इन पर्सन जरूरत नहीं होती, जब बस एविडेंस में जरूरत होती है, वरना सिविल केस में इन पर्सन आने की जरूरत नहीं होती। ठीक हो गया। आगे कहता है where plaintiff or defendant who has been ordered to appear in person and does not appear in person। ठीक है, प्लेंटिफ को कहा गया कि जी आप इन पर्सन आएंगे, असालतन आएंगे, ठीक है, और वो नहीं आते, आर शो सफिशिएंट कॉज फॉर टू सेटिस्फाई द कोर्ट फॉर नॉन फिलिंग अ पीरियड, या वो जो है एप्लीकेशन सफिशिएंट कॉज नहीं देते नॉन अपीयरेंस की, मतलब उसको कोर्ट कहा कि जी आप आए और नहीं आते, और फिर उसकी सफिशिएंट कॉज भी नहीं देते, तो कोर्ट क्या करेगी, ही शैल सब्जेक्ट टू all provisions foregoing rules applicable to plaintiff and defendant respectively who do not appear ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उनका फिर दावा वो डिसमिस कर देगी, वो कहते हैं ही शैल बी सब्जेक्ट टू ऑल प्रोविजंस ऑफ फॉर गोइंग रूल्स, जो पीछे हम रूल्स गुजर चुके हैं वो होंगे। ठीक है, कि कोर्ट अगर वो आ जाते हैं, प्लेंटिफ नहीं आते तो उनका दम तो प्रवी खारिज कर देगी। ठीक है, अगर वो आते हैं और डिफेंडर आता है, वो कोई एडमिशन कर देता है तो फिर उसको कोई एडमिशन के साथ बाकी डिसमिस कर देगी एज पर सरकमस्टांसेस, जो कोर्ट को सरकमस्टांसेस नजर आएंगे। आगे कहता है आपका सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिग्री। ठीक है, एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड करने के लिए हम एप्लीकेशन देते हैं 9-13 की। ठीक है, आर्डर 9 रूल 13 एक्स पार्टी डिग्री अगेंस्ट डिफेंडेंट के, उसकी एप्लीकेशन की हम एप्लीकेशन देते हैं। कहता है इन केस डिग्री इज पास्ड एक्स पार्टी अगेंस्ट डिफेंडेंट, डिग्री इज पास्ड एक्स पार्टी अगेंस्ट डिफेंडेंट कि एक्स पार्टी डिग्री पास हो गई। जैसे मैंने आपको ये दिखाई है कि ये क्या है, ये एक्स पार्टी कोर्ट ने एक्स पार्टी डिग्री मतलब ऑर्डर किया, उसके बाद एक्स पार्टी डिग्री पास कर दी। ठीक है, एक्स पार्टी ये जजमेंट है, एक्स पार्टी जजमेंट पास कर दी, तो इस सूरत में वो क्या करेगा, 9-13 की एप्लीकेशन देगा। ठीक है, ही में अप्लाई टू कोर्ट विच पास द डिग्री, जिस कोर्ट ने डिग्री पास किया उस कोर्ट को एप्लीकेशन देगा टू सेट असाइड फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड। ठीक है, कि वो डिग्री को सेट असाइड करे। आगे कहता है इफ ही सेटिस्फाई द कोर्ट, अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर लेता है, मतलब सफिशिएंट कॉज दे देता है, द कोर्ट में दैट समन वाज नॉट डूली सर्व्ड और ही वाज प्रिवेंटेड बाय द सफिशिएंट कॉज, के या तो उसको समन नहीं मिले या फिर वो प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज थी। प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज क्या, कि वो बेड रिटर्न था। ठीक है, या वो कोविड की हालत में अदालतें बंद थी, या फिर वो कोमा में था, तो ये वो सफिशिएंट कॉज देगा कि हाँ पहले ये बताएगा कि जी मुझे समन ही नहीं मिले। ठीक है, या अगर समन मिले हैं, रिपोर्ट है, तो कहेगा कि जी मैं तो बीमार था, मैं नहीं बीमार था, मैं नहीं आ सकता था, मैं तो बेड रिटर्न था। ठीक है, फ्रॉम द अपीयरिंग सूट व्हेन सूट कॉल्ड फ्रॉम द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर टू सेट असाइड द ऑर्डर। कोर्ट क्या करेगी, शैल का वर्ड है कि जहाँ पे आप वो सफिशिएंट कॉज दे देता है तो कोर्ट उसके ऑर्डर को सेट असाइड करेगी, उसको ऑर्डर को सेट एज टर्म टू कास्ट लगा के उसके ऑर्डर को सेट असाइड करेगी। यहाँ पे देखें कि मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये एप्लीकेशन है, ये हम देखें कि जी आपको देते हैं एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड द एक्स पार्टी डिग्री, एक्स पार्टी डिग्री, ये हम 9-13 के तहत देते हैं। ठीक है,
ये 9-13 के दायरे देते हैं कि जी आपका एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड करें। यहाँ पे देखें कि वो कहेगा कि जी मुझे नोटिस नहीं मिले थे, ठीक है। क्या है, द पिटिशनर वाज डिड नॉट नो द सफिशिएंट नॉट नो, उसको पता नहीं है कि दावा दायर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। आगे क्या कहता है, एक्सपर्ट डिग्री आगे कहता है कि जी रिगार्डिंग नेवर डिफॉल्ट रिमेनिंग मेंटेनिंग एक्सपर्ट डिग्री पास टू सेट असाइड। वो बताएगा कि जी एक्सपर्ट डिग्री कैसे हुए कि मुझे नोटिस वगैरह नहीं मिले, ठीक है। उसको वो बता रहा है कि जी उसको तो पता ही नहीं है, बट however Muzang responded plaintiff the left house on house। वो कह रहा है कि जी मैंने तो वो घर छोड़ दिया, जो उन्होंने एड्रेस लिखाया था वो मैंने घर छोड़ दिया, तो मुझे नहीं पता था कि जी मुझे नोटिस मिले हैं, मुझे नोटिस ही नहीं मिले, ठीक है। मैं इस बारे में नोटिस नहीं मिले, तो वो अप्लीकेशन देगा कि सेट असाइड किया कि जी मुझे नोटिस नहीं मिले, मेरा घर बदल गया था, मैंने वो नहीं आया, ठीक है। तो फिर कोर्ट क्या करेगी कि वो पहली प्ली ले रहा है, ये दो ग्राउंड्स हैं, ठीक है। या तो आपका नोटिस नहीं मिलते, या फिर आपका आपका दूसरा कि वो बीमार होता है, ये दूसरी ग्राउंड है, ठीक है। या वो बीमार होता है या किसी वजह से नहीं आता है, तो सफिशिएंट काज के साथ कोर्ट को सेटिस्फाई कर लेता है, तो कोर्ट उसका दावा एक्सेप्ट कर लेगी, वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके कास्ट लगाएगी, कास्ट लगा के उसको कहेगी कि चलें जी आप डिफेंस कर सकते हैं, ठीक। कोर्ट आर अदरवाइज इफ थिंग्स फिट शैल अपॉइंट अ डे फॉर प्रोसीडिंग ऑफ सूट, कोर्ट डेट फिक्स कर देगी। आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट डिग्री इज अ नेचर दैट इट शैल नॉट बी सेट असाइड अगेंस्ट सच डिफेंडेंट इट मेक्स। अब वो कहता है कि जी डिग्री ऐसी